अब मैं हर किसी के साथ इसी रिसोर्ट में आऊँगी, इस बात पर रुद्र बोला। यानी कि तुम्हें यहाँ के डिज़ाइन्स बहुत पसंद आए। मीरा खुश होते हुए बोली, हाँ, बहुत पसंद आया, बहुत, बहुत, बहुत। इस बात पर रुद्र ने कहा, मुझे ऐसे ही डिज़ाइन्स ज़्यादा पसंद हैं, जिसे देखकर लोगों के चेहरे से मुस्कान ना जा पाए, समझी? कल तो तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा, पर मैं ऐसे ही कुछ यूनिक डिज़ाइन्स अपनी हवेली में करवाना चाहता था। क्योंकि कुछ भी हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑलवेज बेटर देन ए फ्रेशर। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पूरा रिसोर्ट मेरे दोस्त का है, जिसे यूनिक लुक देने का काम मेरे दोस्त ने ही किया है, जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था तुमसे। मीरा ये सब चुपचाप सुन रही थी और अच्छे से पूरे रिसोर्ट को देख रही थी। तभी वहाँ एक पर्सन आया और उसने पूछा, क्या लेंगे आप लोग? रुद्र ने मीरा की ओर देखे बिना ही पूरा ऑर्डर दे दिया और उस व्यक्ति ने ओके दोस्त कहा। तो ये शब्द सुनकर रुद्र ने ऊपर देखा और वो चौंकते हुए बोला, अरे आरव, तुम यहाँ पर? तुम तो बाहर गए थे ना? आरव ने हंसते हुए कहा, बॉस, मैं आज ही लैंड हुआ हूँ अमेरिका से यहाँ। इस बात पर रुद्र जोर जोर से हंस दिया। उसे जोर जोर से हंसता देखकर मीरा चौंक गई और सोचने लगी, अरे वाह, ये बंदा तो हंसता भी है। सही है, मतलब इसे अच्छे से खुलकर हंसना आता है। रुद्र उठकर आरव से गले मिलने लगा और वो दोनों जोर जोर से हंसते हुए बातें करने लगे। लेकिन उस वक्त मीरा बस एकटक अपनी नजरें गड़ाए हुए सिर्फ उन्हें ही देख रही थी। तभी मीरा ने वेटर को देखा और उसे अपने पास बुलाया। रुद्र और आरव भी एक दूसरे से अलग हुए। तभी आरव ने मीरा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। फिर उसने धीरे से रुद्र के कान में कहा, यार, इतनी खतरनाक बंदी तुझे कहाँ से मिली? बोले तो एकदम माँ। आरव आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही रुद्र ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर बोला, चुप रहे तो वरना जूते पड़ेंगे हमें। आरव बोला, तो चलना कहीं और चलकर बात करते हैं। रुद्र ने कहा, ठीक है, पर एक मिनट रुक। कहते हुए रुद्र मीरा से बोला, मीरा, ये मेरा दोस्त है आरव, हम बचपन से साथ में पढ़ते थे और आज भी साथ में ही हैं। ये सुनकर मीरा उठी और उसने आरव को हेलो कहा। फिर रुद्र आरव से बोला, ये मीरा है, मेरे पापा के दोस्त की बेटी। हमसे पहले हमारी हवेली इनकी ही थी, पर किसी मजबूरी में उन्हें ये हवेली बेचनी पड़ी। पर अभी भी ये हमारे हवेली के पास वाले बंगलों में ही रहते हैं। आरव ने कहा, अरे वाह, क्या बात है! तुम दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी प्रिंस और प्रिंसेस से बात कर रहा हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आरव बोला, नहीं, ऐसी ही बात है, रॉयल फैमिली वाले लग रहे हो दोनों। इस बात पर मीरा ने कहा, अरे नहीं आरव, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक जैसे ही हैं। इस बात पर आरव ने मीरा से कहा, रुद्र भले ही प्रिंस ना लग रहा हो, पर तुम तो सच में एक खूबसूरत प्रिंसेस लग रही हो, फेरी टेल वाली बॉर्बी डॉल। आरव की ये बात सुनकर मीरा ने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम्हें तो फ्लर्ट करना भी आता है। सही है। तो आरव तुरंत रुद्र के पास से हटकर मीरा के पास आते हुए बोला, जी मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ। रहने दीजिए आरव जी, मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि किसी प्रिंसेस की तरह लगूं। आरव फुल कॉन्फिडेंस में बोला, नहीं, तुम सच में प्रिंसेस ही हो। 1 मिनट में बताता हूँ कैसे। क्या तुम्हें तुम्हारे 5 मिनट ले सकता हूँ? 5 मिनट में तुम एकदम प्रिंसेस जैसी लगोगी। ये सुनकर मीरा भी एक्साइटेड हो गई और उसने खुशी खुशी में कह दिया, हाँ बिल्कुल। ये देखकर रुद्र सोचने लगा, अरे ये आरव तो मेरे साथ आने वाला था और अब ये तो मीरा के साथ फ्लर्ट करने बैठ गया। इधर आरव ने मन में सोचा, अब तो मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाकर ही आऊँगा। ये सोचते हुए उसने मीरा के पास आकर उसके बालों में लगी हुई क्लिप जल्दी से निकाल दी और अपने हाथों से उसने मीरा के बालों को थोड़ा सा सैन कर दिया। फिर वहाँ पड़े फ्लावर पॉट में से एक चमकीली लकड़ी लेकर जल्दी से उसका क्राउन बनाकर उसके बालों में फिट कर दिया। मीरा आरव का यह अंदाज देखकर एकदम से शॉक्ड हो गई और वो मुस्कुराते हुए ये देखने लगी कि आखिर ये आरव कर क्या रहा है। 5 मिनट में आरव ने मीरा को एकदम से कुछ अलग ही बना दिया। फिर आरव उसे तालाब के पास ले गया और उससे बोला, अब तुम इस पानी में अपना चेहरा देखो। मीरा ने जब खुद को पानी में देखा तो पाया कि वो एकदम अलग ही दिख रही थी और सच में वो अब कहीं की प्रिंसेस ही लग रही थी। मीरा ने खुश होते हुए आरव से कहा, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, थैंक यू। इस बात पर आरव बोला, हम तो डिज़ाइनर हैं, हमारा तो काम ही है सजाना, किसी भी चीज़ को एक अलग ही लुक देना। तो मीरा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, सच में यू आर ऑसम। आरव ने थैंक यू कहा और वो दोनों खूब हंसते हुए आपस में बातें करने लगे। रुद्र ने जब उन्हें एक साथ हंसते हुए देखा तो उसे जेलेसी फील होने लगी।
इस फीलिंग का रुद्र को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। तभी उसने अजीब फ़ील करने की वजह से अपने लिए एक चाय मँगवा ली और वो वहीं चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा। चाय पीते हुए भी वो चोर नज़रों से मीरा को ही देख रहा था। आरव और मीरा एक दूसरे से हँस-हँस कर बातें कर रहे थे और रुद्र चोर नज़रों से उन्हें बातें करते हुए देख रहा था। तभी मीरा बोली, वैसे रुद्र तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है, पर वो तारीफ़ें तुम्हारे लिए कम हैं, क्योंकि तुम तो उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड हो यार। और मुझे ये रिज़ॉर्ट तो इतना पसंद आया कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान कर सकूँ। एक-एक डिज़ाइन, एक-एक कलाकारी, एक-एक चीज़ यूनिक है। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया, सब कुछ सुपर्ब है, सब कुछ। ये कहते हुए मीरा अपने आप खुश होते हुए गोल-गोल घूमने लगी। तो उसे देखकर आरव ने कहा, अरे इतनी भी झूठी तारीफ़ें मत करो, इतना भी अच्छा नहीं है। इस बात पर मीरा हँसने लगी और बोली, एक कलाकार को हमेशा अपनी कलाकारी में कोई ना कोई गलती ही नज़र आती है, इसलिए वो खुद की कभी तारीफ़ नहीं कर पाता और ना ही खुद की कभी तारीफ़ सुन पाता है। आरव हंसते हुए बोला, वैसे कला को परखकर उसकी तारीफ करना भी अपने आप में एक कला है, क्योंकि लोग आजकल तारीफ तो बहुत दूर की बात है, एक दूसरे से बातें करना तक पसंद नहीं करते। और तुमने तो कला को परखा है, मतलब तुम भी कलाकार ही हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। बस इतना समझ लो कि इस फील्ड की मैं एक कच्ची खिलाड़ी हूँ, जिसे आगे चलकर अभी बहुत कुछ सीखना है। क्योंकि आज जब मैंने तुम्हारे डिज़ाइंस देखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो सीखने के मामले में बहुत पीछे हूँ। वैसे रुद्र, जब तुम्हारी बातें करता था तब मैं तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उससे पूछा ही नहीं। पर आज मैं बहुत खुश हुई ये जानकर कि उसने हवेली के प्रोजेक्ट के लिए तुम जैसे काबिल और माइंड ब्लोइंग बंदे को चुना है। तुम तो टैलेंटेड भी हो और जोली भी, तुम्हें प्रोफेशन के साथ साथ रिश्तों की डोर कैसे थामनी है वो भी पता है, और रिश्तों को कैसे संभालना है वो भी पता है। तुम परफेक्ट हो, इसलिए मैं अब खुद तुम्हारे और रुद्र के बीच में से हट जाऊंगी। अब मुझे खुद ये प्रोजेक्ट नहीं करना। मीरा को खुशी खुशी में ऐसी बातें करते देख आरव उसे रोकते हुए बोला, अरे रे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ हो गई मेरी? मीरा ने मुस्कुराते हुए ना में अपना सिर हिला दिया। तो आरव बोला, वैसे मुझे रुद्र ने कल ही बताया था हवेली के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि वो जिस लड़की के बारे में कल बता रहा था वो तुम ही हो। हाँ, और वैसे अभी थोड़ी देर पहले ही रुद्र ने मेरा इंट्रो दिया था तुम्हें, लगता है तुम भूल गए। इस बात पर आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ भूल गया था मैं तो सच में। ये सुनकर मीरा भी हंसने लगी और उसने हंसते हुए ही आरव से पूछा, पर रुद्र ने क्या बताया तुम्हें मेरे बारे में? मीरा के सवाल पर आरव बोला, कुछ नहीं, बस वही तुम्हारे और उसके बीच में जो भी बातें हुई थी हवेली को लेकर, वही सब। अच्छा, मतलब उसने मेरी खूब शिकायत लगाई है तुम्हारे सामने? इस बात पर आरव ने हंसते हुए कहा, देखो मीरा, मैं और रुद्र बचपन से दोस्त हैं और बचपन से हम एक ही क्लास, एक ही ट्यूशन, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। इसलिए वो किसी और से कोई बात शेयर करे या ना करे, पर मुझे सारी बातें बताता है और मैं भी अपनी सारी बातें उसे बताता हूँ। पर तब मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब जान ही गया हूँ, तो अब तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मीरा ने खुश होते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या बात माननी है। देखो, मैं हवेली के प्रोजेक्ट के लिए किसी न किसी असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को तो ढूंढूंगा ही, तो क्यों ना मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूँ। तुम्हारा काम भी हो जाएगा और रुद्र और अधिराज जी दोनों की ही बातों का भी मान रह जाएगा। मीरा ने शॉक्ड होते हुए कहा। पर आरव, मीरा को बीच में ही रोकते हुए आरव ने कहा, देखो ना मत कहना, ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर है और मैं तुम्हें एक दोस्त होने के नाते ये एक मौका दे रहा हूँ। इसे कोई एहसान मत समझना। अरे यार, पर मैं तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के साथ काम कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। देखो, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, हम सब एक जैसे ही हैं, एक इंसान और एक दोस्त। मीरा बोली, तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो। हाँ, मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसी ही हो, क्योंकि मेरा एक उसूल है, मैं बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाता, पर जब दोस्त बनाता हूँ तो उसकी हर ज़रूरतों का पूरा पूरा ध्यान रखता हूँ। और तुम तो रुद्र की दोस्त हो, तुम पर तो मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। ये सब सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नम आंखों के साथ आरव से कहा, तुम्हें पता है, मेरे सारे दिल्ली वाले दोस्त तुम जैसे ही हैं, उनके साथ रहते हुए वक्त का तो पता ही नहीं चलता है। वो भी तुम जैसे जॉली, इंटरेस्टिंग और सच्चे दिल वाले हैं। और अब आई फील कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसा दोस्त मेरी लाइफ में आया। आरव ने कहा, अरे तुम अकेले ही क्यों, मैं भी तो खुशनसीब हूँ। मुझे भी तो तुम जैसी एक नई दोस्त मिली है।
इस बात पर मीरा हंसने लगी और हंसते हुए उसके आंसू कहीं छूमंतर हो गए। तभी आरव ने कहा, अरे चलो अब काम की बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। बाहर देखो तो सही, मौसम कितना सुहाना हो गया है। अरे हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है, पर एक बात कही ही नहीं मैंने तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ हवेली के काम को अगले गुरुवार के बाद ही कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा का बर्थडे है और मैंने उनके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी हुई है, जिसमें अब तुम्हें भी आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा और बिन बुलाए भी आ जाऊँगा। अब तो हम दोस्त हैं ना, तो दोस्ती में इनवाइट करने की फॉर्मेलिटी क्यों करनी। मीरा ने कहा, हाँ सही कहा तुमने आरव, दोस्तों को कहाँ बुलाया जाता है, वो तो घर के सदस्य होते हैं। इस बात पर आरव हंसने लगा और बोला, सही है तुम्हारी ये बात तो। फिर अचानक उसने मीरा से थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं ना वैसे तो दोस्त हूँ, पर जब बात प्रोफेशन की आती है तो मैं किसी की नहीं सुनता। मुझे काम एकदम परफेक्ट चाहिए होता है, ताकि हम काम करने में गलती से भी गलती ना कर सकें। तभी तो हम काम में परफेक्शन ला सकते हैं। अरे वाह, काम को लेकर तुम्हारी और मेरी सोच दोनों कितनी मिलती जुलती हैं। मेरा भी यही मानना है कि काम को इतनी ईमानदारी से करो कि वो काम वैल्यूबल बन जाए, और मुझे हार्ड वर्किंग पसंद है। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मुझसे कोई गलती ना हो, और अगर गलती हुई तो तुम मुझ पर चिल्ला सकते हो, तुम मुझे डांटोगे तभी तो मैं काम सही से सीखूंगी। इस बात पर आरव हंसने लगा और बोला, हाँ बिल्कुल, यही डेडिकेशन होना चाहिए काम में, तभी तुम आगे बढ़ सकती हो। मीरा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि हम वापस घूम फिर के काम की बातें करने लगे हैं? मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ वो तो है। तभी आरव बोला, चलो काम की बात ख़त्म करते हैं और इस सुहाने से मौसम के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। मीरा ने कहा, हाँ ये सही है। फिर उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, अरे पर यह ड्रेसिंग बेल्ट का क्या करूं, फ़ोटो में तो ये कितना गंदा लगेगा। तो आरव बोला, एक मिनट रुको। ये कहते हुए उसने अपने पास में रखे हुए टेबल पर लगे एक्स्ट्रा रिबन बेल्ट को उठा लिया और उसे मीरा के दोनों हाथों पर इस तरह बांध दिया, जिसे देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे उसने फुल हैंड ग्लव्स पहन लिया हो। मीरा ने जब ये देखा तो वो बहुत खुश हो गई और बोली, आरव तुम्हारा दिमाग माइंड ब्लोइंग है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। अरे थैंक यू मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। चलो अब फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। हाँ, और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए अलग अलग पोज देने लगी। उसने खुद की फ़ोटो भी खिंचवाई और आरव की भी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। थोड़ी देर बातें करने के बाद मीरा को कुछ याद आया तो उसने आरव से कहा, अरे वो खाने का ऑर्डर। आरव बोला, तुम लोगों ने जो मेनू बताए थे वो मैंने पहले से ही व्हाट्सअप कर दिया था, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। अरे वाह क्या बात है। उधर मीरा और आरव आपस में बिजी थे और इधर रुद्र या तो फ़ोन में लगा था या फिर कुछ सोचने में लगा हुआ था। इसी बीच मीरा ने रुद्र को देखा तो वो अपना फ़ोन चला रहा था। उसे देखकर मीरा ने मन में सोचा, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, पर मजाल है कि ये अपने फ़ोन में से बाहर निकल आए और किसी से हंसते हुए बातें कर ले। नहीं जनाब को तो बस अपने काम से प्यार है, एक बार मुझे मुड़कर देखा तक नहीं इसने। अरे कम से कम एक बार इधर देख लेता तो कौन सा इसका शेयर बाजार गिर जाता, जिससे से नुकसान हो जाता। मीरा सोच में बिजी थी तो उसे सोचते हुए देखकर आरव मीरा के पास गया और उसने पूछा, क्या हुआ मीरा, कहाँ खोई हो तुम? मीरा ने होश में आकर कहा, अरे यार अपने इस खड़ूस दोस्त को भी कुछ सिखाओ कि लड़कियों के साथ कैसे रहा जाता है, कैसे उनसे बातें की जाती हैं। ये तो बस हमेशा ऐसे ही मुंह चढ़ा कर रहता है, जैसे इसका कुछ लुट गया हो। इस बात पर आरव ने मीरा से कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? रुद्र की। अरे वो तो लड़कियों से बात करने का खिलाड़ी है। कॉलेज तो कॉलेज, स्कूल की लड़कियां और बिजनेस में मिलने वाली सब लड़कियां रुद्र के पीछे पड़ी हुई थी। सब उससे फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। वो क्या है ना, लड़कियां इसके पास खुद चल कर आती हैं, जिसकी वजह से इसे फ्लर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। पर इसने कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया और न ही कभी किसी लड़की को तंग किया। दरअसल में वो पहले से ऐसा नहीं था। वो पहले तो मुझसे भी ज़्यादा फ़नी बंदा था। हमने तो मिलकर इतने बड़े-बड़े और ख़तरनाक कारनामे किए हैं कि तुम्हें क्या ही बताऊँ। शब्द नहीं है वो सब बयान करने के लिए। इस बात पर मीरा ने कहा, अपनों के सामने शब्दों से बयान करना पड़े तो क्या फ़ायदा? बातों में जज़्बात खुलकर सामने ना आए तो क्या फ़ायदा? शब्दों से नहीं, दिल से खोलिए आप अपने राज। क्या पता आपके बोलने से पहले ही हम समझ जाएँ आपकी बात। ये सुनकर आरव बोला, अरे वाह! तुम तो शायर भी हो। तो मीरा ने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये तो दिल के अनकहे अल्फ़ाज़ हैं जो समय आने पर अपने आप बाहर निकल आते हैं। वैसे अब से मेरी तरफ से तुम मेरे सबसे अच्छे और पक्के वाले दोस्त, पर तुम्हारी तरफ से मुझे नहीं पता। तो आरव बोला,
अरे मैंने तो तुमसे कब का कह दिया है कि तुम मेरी पक्की वाली दोस्त बन गई हो। तो चलो फिर करते हैं पक्की वाली दोस्ती। आरव ने हाँ कहते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देखकर मीरा ने भी हाथ आगे बढ़ाया और दोनों ने पक्की वाली दोस्ती कर ली। ये सब देखकर रुद्र को बेचैनी सी होने लगी, इसलिए फ़ोन करने के बहाने उठकर वहाँ से चला गया। मीरा ने जब रुद्र को उठकर जाते हुए देखा तो वो आरव से बोली, देखो आरव, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जल्दी से बताओ ना कि रुद्र ऐसा क्यों बन गया है। तो आरव ने कहा, अच्छा चलो फिर वहीं बैठकर बताता हूँ। मीरा ने हाँ कहा और दोनों उसी जगह आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए जहाँ कुछ देर पहले रुद्र बैठा था। अपनी बात शुरू करने से पहले आरव ने कहा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूँ मीरा, इसका जिक्र तुम किसी से भी नहीं करना, क्योंकि ये बातें सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मीरा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और आरव को गौर से देखने लगी। तो आरव ने कहा, बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक हम दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़े और पूरे स्कूल में हम दोनों की मस्ती की इतनी चर्चा थी। भले कोई मस्ती करे ना करे तो भी मैडम हमें ही पनिश करती थी। इसका मतलब ये कि गलती चाहे कोई भी कर ले, सज़ा हमें ही मिलनी थी। वो गलती चाहे हम करें या कोई और करे। इस बात पर मीरा हंसने लगी और आरव ने आगे कहा, फिर 12वीं क्लास में हम दूसरे स्कूल में पढ़ने लगे और वहाँ भी हम साथ ही रहे। पर 12वीं में रुद्र इतना बिगड़ गया था कि वो लड़कियों के साथ ही रहता था हमेशा। उन लोगों के बीच घिरा हुआ, लड़कियों को 5 मिनट में कैसे पटाना है कोई भी उससे सीख सकता था। ये फ्लर्टिंग वगैरह करना ये सब मुझको तो बिल्कुल नहीं आता था। मैंने तो सब कुछ रुद्र से सीखा है। फिर कॉलेज के लिए मैं इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने चला गया और रुद्र अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पढ़ाई करने। पर हम दोनों का कॉलेज तब भी सेम ही था। पर फिर ना जाने क्या हुआ, धीरे धीरे रुद्र एकदम से बदल गया। और एक दिन कॉलेज में रुद्र किसी लड़की का फोटो अपने मोबाइल में देख रहा था। तो मैंने उसे पकड़ लिया और मैंने उससे पूछा, अबे कौन है ये लड़की, चल बता बता। रुद्र ने बहुत सीरियस होकर कहा, माई फर्स्ट लव। ये सुनकर मीरा की तो माने धड़कनें ही रुक गई। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी और वो मन ही मन घबराने लगी। तभी आरव ने आगे की बात बताते हुए कहा, मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की पर रुद्र ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने तो उस लड़की की फ़ोटो भी अच्छे से नहीं देखी थी, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाया। फिर थोड़े दिन बीत गए। एक दिन रुद्र एकदम डरा और सहमा हुआ चुपचाप एक बेंच पर बैठा था। तो मैंने उससे जाकर पूछा, क्या हुआ रुद्र? तो उसने कुछ नहीं कहकर बात छिपा ली। पर मुझे पता था कि कहीं न कहीं रुद्र की ये हालत सिर्फ़ उस लड़की की ही वजह से हुई है। मीरा ने आरव से कहा, अरे रुद्र सिर्फ़ एक दिन दुखी हो गया तो उसमें उस लड़की का क्या दोष? उसके दुखी होने की कोई और भी तो वजह हो सकती है। इस बात पर आरव ने कहा, नहीं मीरा, रुद्र उस लड़की को लेकर बहुत सीरियस था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस। उसने उसके लिए मुझ तक से दूरी बना ली थी। सोचो, मैं तो उसका बचपन का दोस्त था ना। पर कोई नहीं, मैं उससे दूर रहकर भी उसके साथ ही था। मैं भी यही चाहता था कि अगर वो लड़की रुद्र को पसंद है तो वो ही हमेशा उसके पास रहे। हम तो दोस्त हैं, हम तो हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। ये सुनकर मीरा ने आरव से कहा, आरव तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर आरव ने पूछा, रियली? तो मीरा ने कहा, यस रियली। फिर आगे क्या हुआ? क्या रुद्र ने तुम्हें कुछ बताया? हाँ, मैंने जब उसे रोते हुए देखा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैंने तुरंत उसके पास जाकर पूछ लिया, क्या हुआ रुद्र, तुम रो क्यों रहे हो? उसने जब मुझे देखा तो वो कुछ नहीं बोला। वो बस बच्चों की तरह रोते हुए मेरे गले लग गया और कहने लगा, भाई सब बर्बाद हो गया। वो लड़की झूठी और धोखेबाज निकली। वो सिर्फ मुझे एक शर्त के लिए यूज़ कर रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो रुद्र? रुद्र बोला, हाँ भाई सच कह रहा हूँ। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, रुद्र सबसे पहले तू बच्चों की तरह रोना बंद कर और मुझे सब कुछ शुरुआत से बता ताकि मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं। ये सुनकर रुद्र ने कहा, वैसे भी धोखेबाज लोगों के लिए आंसू क्या बहाना। कहते हुए रुद्र ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो मुझे उस लड़की के बारे में बताने लगा। उसने मुझसे कहा, वैसे तो मैं सारी लड़कियों से एकदम बिंदास होकर बात करता हूँ, इसलिए मेरे लिए लड़कियों से बात करना कोई नई बात नहीं थी। पर अफसोस इस मोनिका को मैं पहचान ही नहीं सका। आरव ने पूछा, पर रुद्र उसने ऐसा किया क्या जो तू उसके लिए इतना रो रहा है? तो रुद्र ने शुरू से बताना स्टार्ट किया। मोनिका मुझे 12th के ट्यूशन में मिली थी। वो मेरी दोस्त शीतल की दोस्त थी। देखने में वो इतनी खूबसूरत थी कि क्या ही बताऊं। फिर भी मैंने पहले उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब भी मैं शीतल से बात करता तो वो भी उसके पास ही आकर खड़ी हो जाती थी और मुझे देखकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करती थी। मैंने फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया।
पर एक बार की बात है, शीतल बीमार हो गई थी, इसलिए मैं उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। वहां मोनिका पहले से ही मौजूद थी और वो बहुत ही दुखी भी थी। इसलिए मैंने शीतल के बारे में बात करने के लिए पहली बार उससे हॉस्पिटल में बात की। मैंने उससे शीतल का हालचाल पूछा और शीतल के घर वालों के साथ हम भी पूरी रात हॉस्पिटल में बैठे रहे। उस दिन मेरी और मोनिका की बहुत सी बातें हुई। फिर धीरे धीरे हम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और फिर फ़ोन पर भी बातें होने लगी। एक दिन मोनिका ने खुद सामने से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं शीतल के साथ बैठती थी ताकि तुम्हें अच्छे से देख सकूं और तुमसे बात करने की कोशिश कर सकूं। मोनिका मुझे भी पसंद थी, इसलिए मैंने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों दोस्ती के रिश्ते से आगे बढ़कर प्यार के रिश्ते में बंध गए। ये सब सुनकर आरव ने रुद्र से कहा, ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, ये अच्छी बात नहीं थी आरव। ये तो मोनिका का एक तरफा ही रूप था, अभी दूसरा रूप भी जान लो, फिर उसके बारे में कमेंट करना। तो बताओ आगे की कहानी, आरव ने पूछा। तो रुद्र ने कहा, कल उसके बर्थडे पर मैं बिना उसे कुछ बताए उसकी क्लास में गया ताकि उसे सरप्राइज़ दे सकूं। पर जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पहले से ही कई लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़के ने उससे पूछा, तो आखिरकार द ग्रेट एटीट्यूड बॉय रुद्र को अपने लव जाल में फंसाने का टारगेट तुमने पूरा कर ही लिया, राइट? मैंने जब अपने लिए ये शब्द सुने तो मैं वहीं खिड़की पर ठहर गया, क्योंकि मुझे अजीब लगा ये जानकर कि वो लड़का किसे फंसाने को बोल रहा है। मुझे कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दिया था, इसलिए मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने सुना, मोनिका से सब कह रहे थे, आखिर तुमने रुद्र को फंसाने का टास्क तो पूरा कर लिया, तो अब तो पार्टी बनती है। इस बात पर मोनिका ने कहा, हाँ बहुत टाइम लगा उसे पटाने के लिए, वो तो मुझसे बात करने तक को तैयार नहीं था। पर मैंने भी हार नहीं मानी, मैं भी रोज़ उसके सामने जाकर बैठ जाती थी, फिर भी वो मुझसे बात नहीं करता था। फिर एक दिन शीतल बीमार हुई तो मैं उससे मिलने हॉस्पिटल गई थी। तब मैंने वहाँ रुद्र को देखा। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब इमोशनल ड्रामा करके ही रुद्र को पटाना पड़ेगा, और मैंने उसे इमोशनल ड्रामा करके आखिरकार मना ही लिया। और उस दिन हम दोनों की बातें पूरी रात चली। फिर क्या, 2-3 महीने तक फ़ोन पर भी बातें करनी पड़ी ताकि वो मेरे प्यार पर विश्वास कर ले और मुझे अपना पहला प्यार मान ले। और वही हुआ भी। गाइस, तुम लोगों ने मुझे 5 महीने का टास्क दिया था और मैंने वो 3 महीने में ही पूरा कर लिया। तो लाओ अब सब मिलकर मुझे शर्त के 10,000 रुपये दे दो। ये सब बताकर रुद्र ने मुझसे कहा, आरव, जब मैंने मोनिका के मुंह से ये सब बातें सुनी तो मैं पूरी तरह से बिखर गया। पहले तो मैं उसकी बात पर विश्वास ही नहीं कर सका, पर फिर मैंने जब मोनिका को सब लोगों के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाते देखा तो मैं समझ गया कि मोनिका सिर्फ एक शर्त जीतने के लिए मेरे जज्बातों से खेल गई थी। फिर मैं वहाँ से निकलकर चुपचाप बाहर छुपकर बैठ गया ताकि मुझे कोई देख ना सके। थोड़ी देर तक मैं वहाँ खामोश बैठा रहा, तभी मैंने देखा वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक लड़का निकलकर बाहर आया जिसने दूसरी तरफ मुंह किया हुआ था, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाया। फिर मैंने देखा अंदर से मोनिका उसे हाथ दिखाते हुए बाहर आई और वो आकर उस लड़के से बातें करने लगी। फिर दोनों कुछ देर बाद कार में बैठकर चले गए। मुझे तो लगा वो लड़का उसका कोई भाई या दोस्त होगा, पर फिर मैंने वहाँ खड़े उसके दोस्तों को बातें करते हुए सुना। यार, मोनिका का बॉयफ्रेंड कितना गुड लुकिंग है ना? उसके दूसरे दोस्त ने कहा। हाँ, मोनिका बहुत ही लकी है। कहने के लिए तो ये बहुत छोटी बात है आरव, पर मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये कहते हुए रुद्र उस दिन मेरे कंधे पर सिर रखकर बहुत रोया, बहुत ज़्यादा। फिर उसने और मैंने उसी दिन ही कॉलेज से ट्रांसफ़र ले लिया और हम आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए। ये सब सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बोली, छोड़ूंगी नहीं उस मोनिका को मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी के भी जज्बातों के साथ खेलने की? आरव ने मीरा को गुस्से में देखकर कहा, ऐसी लड़कियों के पास दिल नहीं होता है मीरा। ऐसी लड़कियां सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके लड़कों के दिल के साथ खेल जाती हैं। तो आरव, क्या उस दिन के बाद मोनिका ने कभी रुद्र से कांटेक्ट भी नहीं किया? उस दिन के बाद रुद्र ने अपना शहर, अपना नंबर, अपना स्वभाव सब बदल लिया। उस दिन के बाद से उसने लड़कियों से नफरत करना चालू कर दिया। वो सिर्फ एक ही लड़की से बातें करता था और वो थी निकिता। क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए रुद्र के घर वालों ने रुद्र की शादी निकिता से कराने के बारे में सोचा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि निकिता ही है जो रुद्र को अच्छे से समझती है और उसका अच्छे से ख्याल रख सकती है। ये सब सुनकर मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही आरव ने देखा कि रुद्र वापस आ रहा है, तो उसने बात पलट दी और धीरे से मीरा से कहा, रुद्र आ रहा है तो अब दूसरे टॉपिक पर बातें करते हैं। ये सुनते ही मीरा ने कहा, आरव, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। इस बात पर आरव कंफ्यूज होते हुए बोला,
लेकिन क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? वो इसलिए क्योंकि तुमने मेरी एक सिंगल फ़ोटो भी अच्छे से नहीं खींची है। तुम बहुत ही गंदे वाले फ़ोटोग्राफ़र हो, अब मैं खुद ही सेल्फ़ी ले लूँगी, पर मैं तुमसे फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगी। ये कहते हुए मीरा ने मुँह चढ़ा लिया। आरव को समझ आ गया कि मीरा बात को पलटने का नाटक कर रही है, इसलिए उसने मीरा से कहा, अरे मैं तो फ़ोटो अच्छे से ही खींच रहा था, तुम ही ठीक से नहीं खड़ी थी। ये सुनकर मीरा कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र ने आकर कहा, अरे तुम दोनों तो अभी-अभी दोस्त बने थे और अब लड़ाई भी हो गई। मतलब सिर्फ़ 1 घंटे में तुम्हारी दोस्ती बहस में बदल गई क्या? तो मीरा बोली, हाँ तो तुम्हारे दोस्त को फ़ोटो खींचना नहीं आता है, मेरी सारी फ़ोटोज़ इसने ब्लर कर दी। अरे यार रुद्र तू ही बता मैं क्या करूँ, मैं तो अच्छे से ही फ़ोटो क्लिक कर रहा था, यही पोज़ देने के चक्कर में इधर-उधर हिल रही थी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो मीरा चिढ़ते हुए बोली, हाँ तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम एक काम करो, तुम ना अपने मोबाइल को उस तालाब में फेंक दो, कम से कम तुम्हारा मोबाइल मछलियों के फ़ोटो खींचने के काम तो आएगा, क्योंकि वो भी तुमसे बेहतर फ़ोटोज़ खींच सकती है। हाँ, तो एक काम करो तुम भी बन जाओ मछली और अपना फ़ोन लेकर उनके पास ही चली जाओ और मछलियों से कह दो कि वो तुम्हारे फ़ोटोज़ खींच दें। ओके, ये सुनकर मीरा ने गुस्से में कहा, यूँ इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, उससे पहले ही रुद्र ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, बस मीरा शांत हो जाओ, झगड़ा मत करो दोनों। कैसे बच्चों जैसे लड़ रहे हो, सब तुम दोनों को ही देख रहे हैं। चलो अब दोनों फ़ोटोज़ की बात भूलकर एक दूसरे से अच्छे से बातें करो। ठीक है और मेरा शुरुआत तुमने ही की है, इसलिए तुम ही इस बात को ख़त्म करो। चलो अब आरव से अच्छे से बातें करो। मीरा ने नाटक करते हुए गुस्से वाली नज़र से पहले रुद्र को देखा, फिर आरव को देखा तो आरव उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये देखकर मीरा भी जल्दी से मुस्कुरा दी ताकि उसे गुस्से होने का नाटक दोबारा ना करना पड़े जाए। रुद्र उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगा, तभी उसके पास किसी की कॉल आई। उसने देखा तो उसकी मौसी की कॉल थी। रुद्र फ़ोन उठाने से पहले 5 सेकंड तक उस फ़ोन को घूरता रहा। फिर मुंह बनाते हुए ही उसने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ मौसी जी बोलिए। सामने से मौसी की आवाज़ आई, बेटा तुमने भूत भगा दिया कि नहीं? इस बात पर रुद्र ने कहा, नहीं मौसी हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं, अभी रास्ते में ही हैं। तो सामने से उसकी मौसी की आवाज़ आई, अच्छा कोई नहीं बेटा आराम से पहुँचो और आराम से भूत भगाओ। मैंने तो ये कहने के लिए फ़ोन किया था कि आते समय भूत भगाने की खुशी में मेरी फ़ेवरेट मिठाई पेठा लेते आना, ताकि मैं अपने सारे मोहल्ले में बाँट सकूँ। इस बात पर रुद्र ने कहा, हाँ मौसी ज़िंदा रहूँगा तो लेता आऊँगा। तो मौसी हँसने लगी और बोली, अरे तुझे कुछ नहीं होगा, तू तो ज़िंदा ही रहेगा। वैसे भी भूत और भगवान दोनों अगर तुझे लेकर भी गए, तो तुझसे परेशान होकर वापस तुझे आंचल दीदी के पास छोड़ जाएँगे। तो तू तो मरने से रहा। हाँ, वो लड़की बड़ी क्यूट है, उसका ध्यान रखना। क्या पता भूत उसे उठा ले जाए, बेचारी भोली-सी लड़की है। मौसी आप मेरी मौसी हो या इस मीरा की? मतलब आप मुझे गलत बता रही हो और इसे सही? वाह! नहीं बेटा, क्या है ना, सच सुनने में कड़वा ज़रूर होता है, पर सच तो सच ही होता है। ही हँसते हुए बोली, तो रुद्र ने गुस्से में कहा, ठीक है मौसी आप एक काम करो, चुपचाप गोली लेकर सो जाओ और आराम करो। फालतू की बकवास मत करो, अभी थोड़ी देर में भाई भाभी और मम्मी आपके पास पहुंच ही रहे होंगे। ठीक है बेटा, बस तुम भूतों को ज़्यादा मत पीटना, बेचारों को समझा कर छोड़ देना। इस बात पर रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, मौसी आप चुपचाप सो जाओगी या फिर मुझे वहाँ आना पड़ेगा आपको अच्छे से डांट लगाकर सुलाने के लिए? अरे ठीक है सो जाती हूँ, तू बस पेठा ले आना। रुद्र बोला, ठीक है चलिए नमस्ते, कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही रुद्र मुंह बनाकर इधर-उधर देखने लगा, तो आरव ने पूछा, क्या कहा मौसी ने? रुद्र ने तुरंत वो सब कुछ कह सुनाया जो मौसी ने उसे फ़ोन पर कहा। ये सुनकर आरव को हंसी आ गई, उसे हंसता देखकर मीरा भी हंसने लगी और दोनों अपना मुंह दबाकर ज़ोर-ज़ोर से हंसने लगे। रुद्र ने दोनों को हंसते हुए देखकर कहा, यार मतलब मौसी मेरा मजाक उड़ा रही है और तुम दोनों को हंसी आ रही है। वाह कैसे दोस्त हो तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इस बात पर आरव और मीरा एक साथ चुप हो गए। तब तक वेटर भी खाना लेकर आ गया, पर तभी मीरा को फिर से हंसी आ गई और वो फिर से हंसने लग गई। उसे देखकर आरव भी फिर से हंसने लगा और अब उन दोनों को देखकर रुद्र भी हंसने लगा। वो तीनों हंस रहे थे कि तभी मीरा ने जल्दी से उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक कर ली और उन्हें पता भी नहीं चला। खाना आ चुका था और रुद्र आरव के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था और मीरा एकटक रुद्र को हंसते हुए देखे जा रही थी। मीरा हंसते हुए रुद्र को देखने में कहीं खो सी गई। तभी आरव ने कहा, मीरा चलो तुम बताओ क्या क्या खाओगी? पर मीरा का ध्यान अभी भी रुद्र पर ही था, इसलिए उसने आरव की बात ही नहीं सुनी। आरव ने मीरा को कहीं खोया हुआ देखा, उसके कंधे से पकड़कर हिलाया और पूछा,
ओह हेलो मैडम, कहाँ खो गई? आरव की आवाज़ सुनकर मीरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ, अरे कहीं नहीं, वो तो बस यूं ही मैं कुछ सोच रही थी। आरव बोला, वैसे सोच से पेट तो नहीं भरेगा ना तुम्हारा, इसलिए कुछ खा लो। मीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तो चलो कुछ खा लेते हैं। ये कहते ही मीरा आनन फानन में जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना लेते हुए ही उसने फिर से एक झलक रुद्र की ओर देखा और फिर उसे देखते ही अपने मन में सोचने लगी, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मैं रुद्र से प्यार, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, नहीं ये सब सोचना गलत है मेरे लिए। अपने मन को कंट्रोल कर मीरा, कंट्रोल कर। ऐसा कहते हुए मीरा अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी ताकि वो अब रुद्र के बारे में कुछ भी ना सोचे। इसी कोशिश में उसने खाना चालू कर दिया। रुद्र और आरव भी एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाने लगे। पर इधर मीरा को ना जाने क्या हो गया था, उसकी नज़र ना चाहते हुए भी बार बार रुद्र पर ही जा रही थी। वो अपने मन को समझा भी रही थी कि नहीं, रुद्र को मत देख उसे, लेकिन फिर भी उसकी नज़र बार बार रुद्र पर ही जा रही थी। इसलिए वो चुपचाप नीचे मुंह किए हुए खाना खाने की कोशिश कर रही थी। पर आज उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। रुद्र को लेकर उसके मन में आज एक अलग सी बेचैनी थी। इसलिए जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने उठते हुए आरव से कहा, मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ, थोड़ा तालाब के पास जाकर टहल कर आती हूँ। अरे पर तुमने तो सिर्फ इतना सही खाना खाया, आरव ने उसकी प्लेट में देखते हुए कहा। तो मीरा बोली, नहीं मुझे इतनी ही भूख लगी थी और वैसे मैं घर पर भी सिर्फ इतना ही खाती हूँ। इस बात पर रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे कब से तो तुम भूख लगी है चिल्ला रही थी, अब जब खाना मिला है तो खाना छोड़कर भाग रही हो। मीरा रुद्र की बातों को सुनते हुए उसे देखकर मन में सोचने लगी, आज तुम्हें देखकर जो पेट भर गया है, अब खाने की क्या ज़रूरत है। रुद्र ने उसे चुप देखा तो कहा, कुछ और खाना हो तो खा सकती हो तुम। मीरा ने अपने मन में कहा, अगर तुम अपने हाथों से खिलाओगे तो ज़रूर खा लूँगी। मीरा ये सब सोच ही रही थी कि आरव ने मीरा को ऐसे चुप देखकर पूछ लिया, मीरा तुम ठीक हो? क्योंकि अभी तो तुम इतना बोल रही थी कि चुप होने का नाम भी नहीं ले रही थी, और अभी तुम एकदम से इतनी ज़्यादा चुप हो गई। आरव की आवाज़ से मीरा की तंद्रा टूटी और उसने आरव को देखकर कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे और भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ सामने तालाब के पास। अच्छा ठीक है जाओ, पर अपना ध्यान रखना, आरव ने मुस्कुराकर कहा। तो मीरा भी ठीक है कहकर वहाँ से चली गई। वो अपना मोबाइल लेकर तालाब के पास पहुंची और वहां बनी बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ गई और वहां बैठकर वो सोचने लगी, अरे ये मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसे पागलों की तरह रुद्र को देखकर हंस क्यों रही थी और उसे कैसे एकटक देख रही थी मैं, कहीं उसने मुझे देख लिया होता तो। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गई मैं। अगर रुद्र ने मुझे ऐसे खुद को ताड़ते हुए देख लिया होता तो क्या कहता। ये सब सोचते हुए मीरा खुद के मन को शांत करने के लिए ईयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुनने लगी कि तभी बारिश की धीमी धीमी बूंदें मीरा को भिगोने लगी। मीरा को बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए बारिश की बूंदों को महसूस करते हुए उसने मोबाइल में एफएम चैनल लगा दिया। सारे चैनल्स पर बारिश के मौसम से रिलेटेड ही गाने बज रहे थे। मीरा ने सारे चैनल्स एक एक करके चलाकर देख लिए, पर उसे एक भी गाना पसंद नहीं आया। तभी 93.5 एफएम पर एक आरजे ने कहा, तो महसूस कीजिए आप खुद को अपने हमसफ़र के साथ और सुनिए ये खूबसूरत गाना जो मेरे साथ साथ आप सबको भी बहुत पसंद आएगा इस चैनल पर। मीरा की उंगलियां ठहर गई और वो इंतज़ार करने लगी कि यह आरजे अब कौन सा गाना प्ले करेगा। तभी बारिश की बूंदें ज़ोर ज़ोर से गिरने लगी और मीरा बारिश को महसूस करके खुश हो ही रही थी कि तभी एफएम पर गाना भी बजने लगा। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। मीरा ने जब ये गाना सुना तो उसे ना जाने क्या हुआ और वो गाना सुनते सुनते ही तालाब के पास जाकर खड़ी हो गई। ये गाना बजने से मीरा के इस नए एहसास को और एक हसीन उड़ान मिल गई थी। गाना सुनते हुए वो बारिश में भीगने लगी और बारिश के मौसम को एक अलग ही अंदाज में महसूस करने लगी। गाने का एक एक बोल उसे रुद्र की याद दिला रहा था, इसलिए वो रुद्र को याद करते हुए खुशी खुशी बारिश की बूंदों के साथ खेलने में लग गई कि तभी पीछे से रुद्र की आवाज़ आई, मीरा, मीरा ये क्या कर रही हो तुम। जब मीरा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो रुद्र अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। रुद्र को यूं अचानक खुद के सामने देखा, पहले तो मीरा यकीन ही नहीं कर पाई। उसे लगा कि अभी अभी तो वो रुद्र के बारे में सोच ही रही थी और अब रुद्र डायरेक्ट उसके सामने कैसे आ गया।
पर फिर उसे लगा कि ये शायद उसका वहम है, इसलिए वो बिना कुछ कहे गाना सुनते हुए ही बड़े प्यार से रुद्र को एकटक देखने लगी। तभी रुद्र ने तेज आवाज में कहा, मीरा, बारिश बहुत तेज आने वाली है, तुम चलो यहाँ से। अगर हम जल्दी निकलें तो बारिश के तेज होने से पहले ही मौसी के घर पहुंच जाएंगे। मीरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे थे। जब रुद्र ने देखा कि मीरा उसकी बात सुन ही नहीं रही है तो उसका ध्यान मीरा के कानों पर गया, और ईयरफोन्स देखते ही उसने चिढ़कर जल्दी से मीरा के कान में से ईयरफोन्स निकाल दिए और उसके थोड़ा सा पास जाकर कहा, मीरा चलो, हमें जल्दी निकलना है। मीरा पहले से ही ना जाने रुद्र के बारे में क्या क्या सोच रही थी, और फिर अचानक से उसके पास आने से वो और सहम गई। डर के मारे वो रुद्र के पास से हटने को हुई तो हड़बड़ाहट में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तालाब की रेलिंग से गिरने जैसी हो गई। रुद्र ने यह देखकर जल्दी से उसकी कमर को पकड़ते हुए उसे अपने पास जोर से खींच लिया और तेज आवाज में बोला, खुद को संभालो मीरा। पर इस वक्त मीरा को कोई होश नहीं था क्योंकि रुद्र एकदम से मीरा के करीब आ गया था। वो दोनों इस समय एक दूसरे के बेहद करीब थे, ऊपर से ये बारिश। मीरा तो पहले से ही बेचैन थी, फिर रुद्र के इतने करीब आने से उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई थी। देखते ही देखते रुद्र भी मीरा की मदहोश अदाओं में कहीं खो सा गया। इस बारिश भरे रोमांटिक माहौल में दोनों ही एक दूसरे की बाहों में खड़े चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मीरा के चेहरे से बारिश की बूंदें छनकर धीरे धीरे उसके पूरे बदन में फैल रही थी। रुद्र उसे गौर से देख रहा था। मीरा की भीगी हुई जुल्फें उसके गालों पर आकर ठहर गई थी, इसलिए रुद्र धीरे से उसके सारे बालों को उसके गालों पर से हटाने लगा। रुद्र के छूने से मीरा सहम कर और शर्मा कर जल्दी से उसकी बाहों में सिमट गई, तो रुद्र ने भी खुशी खुशी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। कुछ देर तक दोनों यूं ही खड़े रहे, तभी मीरा का फ़ोन बजने लगा। मीरा ने चिढ़ते हुए जल्दी से अपने फ़ोन में देखा तो उसमें रुद्र के 5 मिस कॉल थी। मीरा ने घबरा कर कहा, रुद्र तुम यहाँ हो तो मिस कॉल। ये कहते हुए जब मीरा ने सामने की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेले ही वहाँ खड़ी थी। और अब तक बारिश भी बहुत तेज़ हो गई थी, इसलिए सभी लोग वहाँ से उठकर जल्दी से अंदर लॉज में चले गए। मीरा ने हैरान होकर अपने आसपास देखा और सोचने लगी, अभी अभी तो रुद्र यहीं था, अभी कहाँ चला गया? और उसके मिस कॉल, इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। हे भगवान, ये सब मुझे क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं इस लड़के के पीछे। अब क्या करूं? मैं तो इतनी गीली हो गई हूं कि अब मैं किसी के सामने भी जाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी। मुझे ऐसे नहीं भीगना चाहिए था, अब मैं कैसे कहीं भी जाऊंगी? ये सोचते हुए मीरा ने गौर से देखा कि बारिश अब भी ज़ोर ज़ोर से बरस रही थी। मीरा ने साइड में जाकर रुद्र को फ़ोन किया तो रुद्र ने फ़ोन उठाते ही परेशान होकर पूछा, मीरा क्या कर रही हो तुम? मैं कब से तुम्हें फ़ोन लगा रहा हूँ, जल्दी से अंदर की तरफ आओ, बारिश बहुत तेज़ है और हमें जल्द से जल्द मौसी के घर पहुँचना पड़ेगा। तुम अभी कभी यहाँ वापस आओ, समझी? मीरा ने हाँ कहा और हाँ कहकर वो चुप हो गई तो रुद्र ने कहा, अब आओ जल्दी। तो मीरा ने धीरे से कहा, रुद्र मैं बहुत ज़्यादा भीग चुकी हूँ, अब मैं सबके सामने कैसे आऊँ? मुझे शर्म आ रही है। इस बात पर रुद्र ने गुस्से में कहा, मुझे पता था कि बारिश में भीगने के बाद तुम्हारा यही नाटक होगा। अब मैं इतनी जल्दी तुम्हारे लिए दूसरे कपड़ों का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ बताओ? वो भी इतनी तेज़ बारिश में। तुम में ना बिल्कुल भी अकल नहीं है, कहाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। इन सब बातों की तो बिल्कुल समझ नहीं है तुम्हें। इस बात पर मीरा ने चिढ़ते हुए कहा, मैं क्या जानबूझकर भीगी हूँ या बारिश मुझसे पूछ कर आई है कि मैं आऊँ या नहीं? मीरा की बात सुनकर रुद्र बोला, अरे एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, वाह सही है तुम्हारा। ठीक है रुद्र, एक काम करो, तुम ना भाड़ में जाओ, मैं खुद अपना अरेंजमेंट कर लूँगी, बाय। ये कहकर मीरा ने गुस्से में फ़ोन काट दिया और मन में बोली, एक तो मैं यहाँ जैसे तैसे खुद को संभाल रही हूँ और ये जनाब भाषण पे भाषण दे रहे हैं। मीरा गुस्से में कोई तरीका सोचते हुए इधर से उधर टहलने लगी। इधर नमन, दीप्ति और आंचल जी मौसी का हाल चाल पूछने के लिए जब हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने देखा मौसी एकदम ठीक हो गई थी और अपनी बातों से वहाँ के ड्यूटी वाले डॉक्टर्स और नर्स को परेशान कर रही थी। आंचल जी ने ये सब देखकर कहा, देखिए दीदी, अब आपका कोई नाटक नहीं चलेगा, आपको मेरे साथ हमारे घर चलना ही होगा। तभी इंदु जी ने कहा, अरे तुम लोगों ने मेरे लिए जो इतना सब कुछ किया है वो काफ़ी नहीं है क्या? अब घर पर भी बुला रहे हो, छोटी बहन के घर में रहना और वहाँ रहकर खाना पीना ये सब गलत है। मैं तेरे घर में रहने नहीं आ सकती। तभी दीप्ति ने आगे बढ़कर इंदु जी से कहा, मौसी जी, आपकी बहन बुलाएंगी तो आप नहीं जाएंगी, पर अगर आपको आपकी बहू बुलाए तो क्या आप आएंगी? इंदु जी खुश होते हुए बोली, क्यों नहीं बेटा, ज़रूर आऊँगी। इस बात पर दीप्ति ने कहा, तो अब आप हमारे घर में मौसी की हैसियत से नहीं बल्कि माँ की हैसियत से आएंगी।
ताकि हम सब मिलकर आपकी जमकर सेवा कर सकें। नमन भी बोला, हाँ मौसी जी, चलिए ना हमारे साथ रहने के लिए। दोनों बच्चों की बात मानकर इंदु जी उनके घर चलने के लिए तैयार हो गई। तो नमन ने जल्दी से मौसी के लिए डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा लिए। इधर मीरा ने सोचा, चलो जाने दो, मैं ऐसे ही जल्दी से चली जाती हूँ अंदर लॉज में जाकर, वहाँ आरव से कह दूंगी मेरी हेल्प करने के लिए। बातों के चक्कर में मैंने उसका नंबर भी तो नहीं लिया, उसे फ़ोन भी नहीं कर सकती। इसलिए अभी ये सोचते हुए मीरा जैसे ही आगे बढ़ी, उसने देखा छाता लिए हुए उसके सामने रुद्र खड़ा था और उसके हाथ में रेनकोट भी था। रुद्र ने मीरा को रेनकोट देते हुए कहा, ये लो, फिलहाल के लिए ये पहन लो और रेनकोट पहनकर अंदर फ्रेश होने के लिए रूम तक आ जाओ। वहीं कपड़े भी चेंज कर लेना, मैंने तुम्हारे लिए वहीं कपड़े रखवा दिए हैं। मीरा ने रुद्र को यूं अचानक अपने सामने देखा तो वो चौंक गई और मन में सोचने लगी, कहीं ये फिर से मेरा सपना तो नहीं है या फिर सच में मेरे सामने खड़ा है। उसे चुप देखकर रुद्र चिढ़ते हुए उसके सामने आया और बोला, तुम पागल हो क्या, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता? रुद्र का गुस्सा देखकर मीरा को यकीन हो गया कि रुद्र सच में उसके सामने खड़ा है। उसने जल्दी से उसके हाथों में से रेनकोट ले लिया और रुद्र से कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। रुद्र ठीक है कहकर वापस अंदर चला गया। थोड़ी देर में मीरा भी उसके पीछे पीछे आ गई। वो जैसे ही लॉज में पहुंची, उसने देखा आरव सामने ही खड़ा था और वही उसे फ्रेश होने के लिए रूम तक ले गया। वहां पहुंचते ही आरव उससे बोला, मीरा तुम चेंज करके आ जाओ, मैं और रुद्र दोनों बाहर ही तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मीरा ने ठीक है कहा और वो रूम के अंदर चली गई। इधर अधिराज जी को जैसे ही पता चला कि मीरा भी रुद्र के साथ गई है, तो उन्होंने जल्दी से गायत्री जी और राजवीर जी को कॉन्फ्रेंस कॉल करके मीरा के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तो राजवीर जी बिना किसी आपत्ति के बोले, कोई बात नहीं अधिराज जी, वो लोग जल्द ही लौट आएंगे, मुझे अपनी बच्ची पर पूरा विश्वास है। इस तरह तीनों फोन पर बातें करने में लगे हुए थे। लेकिन जब निकिता ने अधिराज जी की ये बात सुनी कि रुद्र और मीरा दोनों एक साथ हैं, तो वो आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने कमरे में जाकर किसी को फ़ोन करने लगी। फ़ोन लगाते ही उसने कहा, हेलो। रुद्र मेरे हाथों से निकला जा रहा है और इसकी वजह है वो मीरा। वह बार बार रुद्र को मुझसे दूर कर रही है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यह कहते हुए उसने फ़ोन ज़ोर से बेड पर पटक दिया। फ़ोन रखते ही निकिता मन में सोचने लगी, मैं जिस मकसद से यहाँ आई हूँ उसे तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगी, और भले ही उसके लिए मुझे रुद्र से शादी ही क्यों ना करनी पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा मकसद पूरा करना ही है। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आखिर क्या है निकिता का मकसद और अपने मकसद को हासिल करने के लिए निकिता किस हद तक जाएगी? जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ सिर्फ तुम में।